APC गोली नैब है कि पाकिस्तान को तवानाई का मसला हो, पाकिस्तान को ज़रई मसला हो, पाकिस्तान को लॉ एंड ऑर्डर का मसला हो, ये समझते हैं कि नैब के ज़रिए अपोजिशन को हरासा करके हम अपने तमाम वादे पूरे कर रहे हैं और हम पाकिस्तान को बचा रहे हैं। आज पाकिस्तान की मुआशी हालत बदतरीन हो चुकी है। कोरोना ना आता तो कोरोना के बगैर भी मुल्क की मईशत दिवालिया हो चुकी थी। आपको मालूम है कि अब ये बात रिकॉर्ड पे खुद हुकूमत ले आई है कि इसने जो अपने पहले साल 3.3% तरक्की का दावा किया था वो दरअसल 1.9% था। पाकिस्तान की तारीख में कभी इतनी बड़ी फजिंग या इतनी बड़ी जालसाजी नंबरों की नहीं की गई जितनी तहरीक इंसाफ ने की थी। जब भी एस्टिमेट्स आते हैं उसके बाद जब उनको रिवाइज़ किया जाता है अगले साल तो 0.2-0.3% ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। बहुत कोई हद पड़े 0.4 पड़ता है। ये नहीं हुआ कि 1.9 और 3.3 का आप अंदाज़ा कर लीजिए कि तकरीबन ये 1.5% तरक्की का इन्फ्लेटेड फिगर था जो हुकूमत ने जारी किया। और कोरोना से पहले हम 5.8 से गिर के 1.9% पे आ चुके थे और अब इस साल तखमीना है कि हम नेगेटिव में चले जाएंगे। तो मुल्क की मईशत तबाह है। कारखाने कोरोना से पहले बंद हो चुके थे। आपको मालूम है कि तमाम इंजीनियरिंग इंडस्ट्री बंद हो गई थी, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बंद हो गई थी, दीगर कारखाने बंद हो गए थे। और पिछले 2 सालों में मुसलसल 4 फसलें तबाह हो रही हैं, उनकी कौमी पैदावार कम हो रही है। और उसके ऊपर अब ये टिड्डी दिल की जो उफ्ताद है इसने ज़राअत की और किसानों की कमर तोड़ दी है। मैं मुतालबा करता हूँ कि फौरी तौर पे हुकूमत उन किसानों के लिए रिलीफ पैकेज का ऐलान करे जिनकी फसलों को टिड्डी दिल ने तबाह कर दिया है। ये गरीब किसान और काश्तकार करोड़ों रुपए हार चुके हैं इस हुकूमत की नाअहली की वजह से। और आज भी मैं ये बात दावे से कह रहा हूँ कि जो सामान चाहिए, जो स्प्रे चाहिए, ULV स्प्रे मशीन्स जो चाहिए, जो मिस्ट स्प्रे करती हैं, वो इनके पास नहीं है। इन्होंने उन टीम्स को फराहम नहीं की जिनसे कि टिड्डी दिल के ख़िलाफ़ मौसर उसके ख़ात्मे के लिए इफ़ेक्टिव स्प्रे हो सकता है। ना इन्होंने एरियल स्प्रे किया है, ना इन्होंने ग्राउंड के ऊपर मौसर स्प्रे किया है। हुकूमत के पास सिर्फ एक इलाज है। जब इनको किसान कहते हैं कि टिड्डी दिल ने तबाह कर दिया तो कहते हैं कि अपने खेतों में ढोल बजाओ। ये ढोल बजाने से मुल्क नहीं चलते, ढोल बजाने से बीमारियों का सामना नहीं होता। इनके पास सिर्फ ढोल बजाने का एक तरीका है, चाहे वो ढोल खेतों के अंदर बजे या वो ढोल सोशल मीडिया के अंदर बजे। इस किस्म की सतही और इस किस्म की बचगाना सोचों से ये मुल्क की तबाही कर रहे हैं। मैं फिर इस बात को उजागर करना चाहता हूँ कि अभी सरदार अवैस लगारी साहब आपको तफसील बताएंगे कि किस कदर नुकसान हो चुका है कि इस पंजाब के सूबे में जो वज़ीर आला साहब हैं उनके अपने इलाके में वो नहीं संभाल सके टिड्डी दिल को, बाकी सूबे में उसका क्या ये अंजाम करेंगे। लिहाजा फौरी तौर पे टिड्डी दिल के ख़िलाफ़ एक एक्शन प्लान बना के कौमी असम्बली को और पंजाब असम्बली को एतमाद में लिया जाए कि हुकूमत इस पर क्या कदम उठा रही है। और वो किसान जिनकी फसलें टिड्डी दिल से तल्फ हुई हैं उन्हें फौरी तौर पे कॉम्पनसेट करने के लिए रिलीफ पैकेज दिया जाए, क्योंकि इसमें कसूर उन किसानों का नहीं है, कसूर हुकूमत की नालायकी और नाअहली का है। हर साल ये टिड्डी दिल आती है, जैसे मैंने कहा, उधर तफ्तान से ईरान की तरफ से, इधर वो इंडिया की तरफ से, थरपारकर की तरफ से, और उसे सोर्स के ऊपर ख़त्म किया जाता है। ना इन्होंने उसे एट सोर्स ख़त्म किया। और जिस वक्त हम बात कर रहे हैं अभी भी हुकूमत के पास सर्वेलेंस का कोई मौसर निज़ाम नहीं है कि ये जान सके कि ये बीमारी कहाँ कहाँ इस वक्त ये
कीड़ा या जो वबा है ये किस किस जगह हमारी ज़राअत को नुकसान पहुंचा रही है, ये सिर्फ लोगों के ढोल बजाने के साथ इसके बारे में तवज्जो कर रहे हैं। लिहाजा फौरी तौर पे एक मौसर हिकमत अमली बनाई जाए इसके सदेबाब के लिए, इसकी सर्वेलेंस के लिए, इसकी सरकोबी के लिए, और जो स्प्रे के लिए मशीन्स दरकार है उन्हें फौरी तौर पे प्रिक्योर करके मुतलका टीमों को फराहम किया जाए ताकि इसको रोका जा सके। अब मैं सरदार साहब से कहूँगा कि वो आपको मज़ीद तफसील बता दें। आप इधर आ जाए। जी बहुत मेहरबानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये एक साल पहले, आज से एक साल पहले पाकिस्तान के ऊपर ये फ़िज़ाई हमले शुरू हुए थे इसी बीमारी की और इस इंसेक्ट के, और इसका सबसे पहले ऐलान पिछले साल मई के अंदर सेनेट में सेनेटर मोहम्मद अकरम दश्ती साहब ने ये ऐलान करके और तकरीर करके कहा था कि बलूचिस्तान के एक डिवीज़न के अंदर ये टिड्डी दल आई है और हुकूमत उसको कंट्रोल करे। होता भी ऐसे है, हुकूमत ने इसको इग्नोर किया। हुकूमत नैब के अंदर शायद शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ और एहसन इकबाल और खाकान अब्बासी के ख़िलाफ़ केसेस बनाने में जी मसरूफ़ थी, उसको इग्नोर किया। उस वक़्त कंट्रोल कर सकते थे, नहीं किया। अगली स्टेज आई आज से चंद 6 महीने पहले, जब ये चोलिस्तान के रेगिस्तानों में जाके इसने अपनी ब्रीडिंग शुरू की। रेगिस्तान के अंदर जाके ये अंडे देती है, 24 घंटे ये अपनी नस्ल की जो प्रोपगेशन है, उसकी पैदाइश है, रिप्रोडक्शन, उसके अंदर मसरूफ़ अमल रहती है, और ये नुकसानात पहुंचाने के लिए 24 घंटे काम करती है। और हमारा वज़ीर आज़म 24 घंटे इस वक्त पहाड़ों के अंदर अयाशी कर रहा है। ये वज़ीर आज़म की तरह छुट्टी नहीं करती और बेचारे गरीब किसानों को नुकसान पहुंचाती है। इसने इतना, उस वक़्त भी इन्होंने अटैक नहीं किया, इसको एरियल स्प्रेइंग से ख़त्म कर सकते थे। फिर आज से 1.5 महीना पहले ये कोह सुलेमान और बलूचिस्तान के पहाड़ों के अंदर और सहराओं के अंदर गई। वहाँ 1.5 महीना पूरा आपके पास था एरियल स्प्रेइंग करने का। जिस तरह एहसन इकबाल साहब ने कहा, FAO ने इसको एक रेड अलर्ट इमरजेंसी आज से कई महीने पहले डिक्लेयर किया। खुद हुकूमत ने एज इमरजेंसी डिक्लेयर किया। आप न्याजी साहब से पूछें कि उन्होंने आखिरी मीटिंग इसके ऊपर, इस इशू के ऊपर कब की है, हमें बताएं। जब हमने शोर किया ऑपोजिशन ने असम्बलियों के अंदर, सूबाई असम्बलियों में, कौमी असम्बली में, तब इन्होंने हुकूमत पंजाब ने इश्तिहारात 3 दिन पहले देना शुरू किए। ये इश्तिहारी हुकूमत है, ये पंजाब वाली तो ख़ास तौर पे, इसका नाम ही इश्तिहारी हुकूमत है। इश्तिहार देना शुरू किए कि 50 ज़िले में पहुंच गई है, आए इसको ढोल बजा के ख़त्म करें, इसको ऐसे ख़त्म करें। वज़ीर आला के ज़िले का 6 दिन पुराना हाल सुनो। देरा गाजी खान के ज़िले में 14 किलोमीटर लंबा और 7 किलोमीटर चौड़ा एक झुंड, इस किस्म के 4 झुंड पिछले 6 दिनों से फिर रहे हैं। 35 हज़ार लोगों की खुराक की, फसलों की तबाही एक दिन में एक झुंड करता है। पिछले 6 दिनों से ये तबाही जी मचा रहे हैं। देरा गाजी खान के एयरपोर्ट के ऊपर कल रात आके बैठी है ये झुंड। जब इनको NDMA को कहते हैं, NDMA कहते हैं हुकूमत पंजाब हमें कह ही नहीं रही कि उसके ऊपर एरियल स्प्रेइंग करो। 9 जहाज़ NDMA के जनूबी पंजाब के अंदर मौजूद है, एक जहाज़ ने भी अभी तक एरियल स्प्रेइंग वज़ीर आला की अगर ज़िले में नहीं की तो वो और कहाँ कर रहे होंगे। 800 अरब, अभी एहसन साहब ने कहा कुछ बहुत नुकसान हुआ है, ये आप लिखें, नोट फरमाएं हजूर, और इसको इमरजेंसी बनाए। ये जो मीडिया है इसको मैं अपील करता हूँ, ये जिस तरह हालत जंग के अंदर तमाम और किस्म के नगमे बंद हो जाते हैं और जंगी जी तराने शुरू हो जाते हैं, ये वो वक्त है। आप कहत साली को देख रहे हैं अगले 1 साल के अंदर पाकिस्तान के अंदर। अभी तो हमारा जो ये जो लोकल है पॉपुलेशन, जो इमरान खान ने जिसको पॉपुलेशन को बढ़ने दिया है पिछले 1 साल में, अभी तो वो हशरकारी है। अभी ईरान और अफ्रीका से रस्ते में है। वो जब अरबों की तादाद में वो लोकस्ट आएगी और जब शहरों के अंदर दरख्तों के ऊपर आएगी, तब शायद हमें जी मालूम हो। ये रेगिस्तानों में, जंगलों में, खेतों में, खलियानों में, जहाँ 70% हमारे लोग रहते हैं,
65% हमारी आबादी है, 12 करोड़ लोगों का जरिए मुआश है ये। उनको इस साल रिपोर्ट के मुताबिक, अनाउंस्ड रिपोर्ट्स हैं, 800 अरब रुपए कम मालियत की अजनास पैदा होंगी सिर्फ इस मुसीबत की वजह से। और ये मुसीबत जो कंट्रोल कर सकते थे नहीं किया। जब उनसे बात करो स्प्रे करो, कहते हैं पॉपुलेशन के ऊपर हम स्प्रे नहीं कर सकते। वो पूरी दुनिया में पॉपुलेशन के ऊपर स्प्रे होते हैं, ख़ास किस्म की दवाई जी मिलती है, इन लोगों को किसी चीज़ की जी परवाह नहीं है। कल मैंने फ़ोन के ऊपर 8-8 एकड़ के ज़मींदारों की चीखें सुनी हैं जब वो ढोल बजा के और ओ अल्लाह क्या हमारे ऊपर आफत आ गई, ये हुकूमत क्यों नहीं कुछ करी, जो धाड़ मार के बेचारे गरीब किसान धाड़ धाड़ कर रहे हैं। और ये माशाल्लाह जी ठंडे 10,000 फुट के ऊपर जी जंगलों के अंदर बैठ के पता नहीं किससे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं अपने आप को, जहन को। ये बड़ा सख्त एक इमरजेंसी है। ये पाकिस्तान की मईशत, हफीज़ शेख ने उस दिन कहा कि पाकिस्तान की मईशत को अगर कुछ सहारा दिया हुआ है तो सिर्फ एग्रीकल्चर ने दिया हुआ है। एग्रीकल्चर का बेड़ा गर्क अपने हाथों से कर रहे हो। आपको मालूम है, एक और ख़बर सुने, पाकिस्तान की हुकूमत ने इस साल और हुकूमत पंजाब ने कपास का बीज सर्टिफाइड लोगों को नहीं प्रोवाइड किया। इस वक्त कपास का बीज ब्लैक मार्केट होके बिक रहा है। उसकी सिर्फ जो पैदाइश की, उसकी जो जर्मिनेशन की ग्रोथ की परसेंटेज है वो 30% है सिर्फ। इस दफ़ा कपास की फसल आपकी 60% से ऊपर नहीं बढ़ेगी पिछले साल की प्रोडक्शन से। हमारा एक ही एग्रीकल्चर सेक्टर जो सस्टेन कर रहा था आजकल के ग्लोबलाइज्ड कोरोना के हालात के अंदर, उसकी जानबूझ के ये लोग उसका इन्होंने जी किया हुआ हशर। तो हम आपसे अपील करते हैं, और ऐसे इकबाल साहब ने जिस तरह कहा, हम PMLN की तरफ से हम किसानों को अपील करना चाहते हैं कि आप अपने सोशल मीडिया के ऊपर, अपने दोस्तों के ज़रिए, पाकिस्तान की यूथ के ज़रिए, पाकिस्तान के जो हमारे शहरों में जो गरीब और मज़दूर बैठा हुआ है वो बेचारा शोर मचाए। ये गंदम महंगी हो चुकी है, 1500 पे पहुँच चुकी हुई है। ये अगर ये हालात रहे 2000 तक पहुँचेगी। टेक्सटाइल मिलों के अंदर कपास को प्रोसेस करने का खाम माल नहीं मिलेगा आपको। ये तमाम एक बहुत सीरियस जी सिचुएशन है। एहसन साहब ने जिस तरह कहा, हम डिमांड करते हैं कि फौरी तौर के ऊपर इस चीज़ का जी वो लगाया जाए, रिज़ल्ट सामने लाया जाए, इंक्वायरी की जाए कि अभी तक इस हुकूमत ने ये क्यों किया और क्यों नहीं कुछ किया, और इन हालात तक लोगों को क्यों आने दिया। और अभी भी खुदारा एरियल स्प्रेइंग शुरू करो, नहीं करी ये हुकूमत, लोगों की तबाही हो रही है। और हम सख्त इस बात के ऊपर हमें तशवीश है, पाकिस्तान की एग्रीकल्चर इकॉनमी का बेड़ा गर्क इसी हुकूमत के ज़िम्मे है। जिस तरह बाकी तमाम सेक्टर्स को किया है, इस इकॉनमी का भी बेड़ा गर्क के लोग कर रहे हैं। शुक्रिया। और एक चीज़ और आपको मैं इस पर ऐड करना चाहूँगा। देखिए, अगर हुकूमत बर वक्त कदम उठाती तो सिर्फ 10 करोड़ रुपए के खर्चे के साथ इस पे काबू पाया जा सकता था। 10 करोड़ रुपया बर वक्त खर्च ना करने की बदौलत आज 800 अरब से ज़्यादा का नुकसान हो चुका है। ये नालायकी की करप्शन नहीं है कि जो आप 10 करोड़ रुपया बर वक्त अद्वियात के ऊपर खर्च करते, स्प्रे करते, इसको तल्फ करते, वो आपने नहीं किया। और अब 800 अरब रुपए से ज़्यादा मुल्क को, किसानों को इसका नुकसान पहुंच चुका है। तो लिहाजा मैं दोबारा दोहराऊंगा कि ये कुदरती आफत नहीं है, ये हुक्मरानों की नाअहली की आफत है जो गरीब किसानों पर और इस मुल्क के ऊपर गिरी है। ठीक है जी, थैंक यू, थैंक यू, बहुत शुक्रिया जी जी। हाँ हाँ, तो इंतजार कर रहे थे आपने पहले अपने बीच में कहा कि त्यारा क्रैश के लोग जो है उनके लिए आपने मालूम की खुदारा इस बात का पहरा दीजिएगा कि माजी की तरह ये केस भी पायलट पे डाल दिया जाए। देखिए ना, वो होता ही है कि बदकिस्मती यह है कि महकमे अपनी नाअहली का आसान रास्ता ये होता है कि उस शख्स पे ज़िम्मेदारी डाल दी जाती है जो दुनिया में जवाब देने के लिए नहीं है। तो इसकी हम मुतालबा करते हैं कि मुकम्मल तौर पे गैर जानिबदार और शफाफ तहकीकात होनी चाहिए।
क्योंकि अगर शफाफ तहकीकात नहीं होंगी और मुहर्रकात नहीं पता चलेंगे तो खुदा ना खास्ता दोबारा भी हादसा हो सकता है। इन हादसों को ख़त्म करने का एक ही तरीका है कि हम असल मुहर्रकात और जो खामियां हैं उन तक पहुँचें और उनका तदारुक करें, और पाकिस्तान को ज़ीरो क्रैश पॉलिसी की, सेफ्टी की पॉलिसी पर हम लेकर जाएं। हमारा निज़ाम इतना मौसर होना चाहिए कि हमारी जो कौमी एयरलाइंस हैं उनकी फ़्लाइट सेफ्टी इतनी मौसर हम बनाएं कि इसमें दुनिया के अंदर हैं हज़ारों फ़्लाइट्स चलती हैं और उनकी कोई क्रैश नहीं होता है, चूँकि वो फ़्लाइट सेफ्टी के असूलों को और जो सिविल एविएशन के जो रेगुलेशन है उसको मौसर तौर पे नाफिज करते हैं। इस वक्त मतलब हुकूमत की मुआशी पॉलिसियाँ उनका तो क्या कहा जाए कि उसने जो हाल किया है मुल्क का, इसके अलावा सियासी तौर पर भी कोई इतनी कामयाब नहीं है। 18th अमेंडमेंट की छेड़छाड़ की बात हो रही है, NFC को छेड़ने की बात हो रही है, उससे जो उसके हामी हैं वो ये कहते हैं कि फेडरेशन जो है उसके अंदर एक एतमाद जो आया था वो शेक होगा। इन्हीं हालात में मियां शहबाज शरीफ साहब ने ये कहा कि मिड टर्म इलेक्शन की तरफ जाया जा सकता है, बिकॉज पार्टी ने भी कहा कि देखिए एक डूएबल है। लेकिन कोरोना की जो सिचुएशन है, मेरा जो सवाल है, कोरोना की जो सिचुएशन है, एक हद तक खामोशी है, कोई बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं है, एनवायरनमेंट ऐसा नहीं है अभी इसमें। तो कैसे चेंज आ जी सकती है? देखिए, मैं आपको फिर बताऊं, इस वक्त पाकिस्तान के लिए जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो ये है कि हम 3 शोबों के अंदर बदतरीन बहरान का शिकार हैं। सबसे पहला मुआशी सेक्टर जो है, तमाम मुआशी इंडिकेटर्स बदतरीन हो चुके हैं, और ये कोरोना की वजह से नहीं है, कोरोना से पहले हो गए थे। हमारी जो कर्ज़ लेने की सलाहियत या सतह है, 18 माह में हुकूमत ने हमारे 5 सालों से ज़्यादा कर्ज़ ले चुकी थी। हमारे मुल्क की जो शरह तरक्की है वो इस पूरे ख़ित्ते में, साउथ एशिया में सबसे कम हो चुकी है। हमारी करेंसी इस पूरे ख़ित्ते में सबसे कमज़ोर हो चुकी है। हमारी सनती पैदावार क्रैश कर चुकी है, हमारी ज़रई पैदावार क्रैश कर चुकी है। लिहाजा मुझे मज़ीद कहने की ज़रूरत नहीं कि इक़्तिसादी इंडिकेटर्स तमाम क्रैश कर चुके हैं। जब मईशत ख़राब हो तो उसको क्या चीज़ संभाला दे सकती है? 2 चीज़ें हैं जिससे आप संभाला ले सकते हैं। एक, इंतज़ामी मशीन। किसी भी मुआशी बहरान को आपने इंतज़ामी मशीन के ज़रिए हल करना है। इस वक्त पाकिस्तान बदतरीन इंतज़ामी पैरालिसिस का शिकार है। हमारा इंतज़ामी ढांचा मफलूज हो गया है नैब के हाथों। अफसरों को बुला बुला के जिस तरह डराया गया है, अफसरों को बुला बुला के जिस तरह धमकाया गया है, पाकिस्तान के हर अफसर ने फ़ैसला कर लिया है कि वो किसी फ़ाइल के ऊपर दस्तखत नहीं करेगा। आप किसी प्रोजेक्ट की फ़ाइल उनके सामने रखें, वो कहते हैं कि हमारे से मौत के परवाने पे दस्तखत करा लो, इस पे हम दस्तखत नहीं करेंगे। हम अपनी पेंशन के पैसे वकीलों पे नहीं खर्च करेंगे कि वो नैब के सामने पेश हों। एक मिनट, ठीक है। एक इंतज़ामी नतीजा क्या है कि एक इंतज़ामी बहरान है। तीसरी चीज़ जो रोकती है वो सियासी टेम्परेचर या सियासी इस्तेकाम है। इस वक्त इस हुकूमत ने बदतरीन सियासी इंतकामी माहौल बना के मुल्क को सियासी अदम इस्तेकाम से भी दोचार कर दिया है। आपकी मईशत भी तबाह, आपका इंतज़ामी ढांचा भी तबाह, आपका सियासी ढांचा भी तबाह। तो किस चीज़ के बिना पर अब हम कोरोना से आगे रिकवरी पे चलेंगे? जहाँ तक आपने इलेक्शंस की बात की, देखिए साउथ कोरिया ने कोरोना के ऐन बीच में इलेक्शन किया है। तो इलेक्शन जो है वो इस वक्त कोई और रास्ता नहीं है सिवाय इस हुकूमत के रुखसत करके नए मैंडेट के हकीकी हुकूमत आए, नुमाइंदा हुकूमत आए और तजुर्बेकार लोग आए जो समझते हों कि इस मुल्क को चलाना कैसे है। ये तो इनकी ना तजुर्बेकारी की इतनी बड़ी सज़ा हमें मिल रही है। मैं इलेक्शनों में कहता था अपने गांव वालों को, मुझे अफसोस से कहना पड़ता है जो बात गांव वालों के समझ में आ गई कि यार अपना मोटरसाइकिल किसी ऐसे बंदे को तो नहीं दोगे जिसने केक ही नहीं लगाई, और अगर दोगे क्या होगा? वो देहाती कहते थे कि जी कैसे कंध विच वजेगा, कैसे बस थल्ले आएगा, आप भी मरेगा तो मोटरसाइकिल भी तोड़ेगा। तो आज आपने अनट्रेंड ड्राइवर के हाथों देख लिया कि मुल्क भी तबाह कर दिया और आवाम को भी तबाह कर दिया। तो अब हमें अगर इस मुल्क को बचाना है तो एक ही रास्ता है कि कौमी इत्तफाक राय पैदा किया जाए, साफ़ और शफाफ इलेक्शन किए जाएँ,
और नया मैंडेट लिया जाए, क्योंकि ये जितनी देर रहेंगे पाकिस्तान को तबाह करेंगे, और वो तबाही हमारी नहीं है, अब हमारी अगली नस्लों की है। अच्छा, ऐसा सब ये फरमाएगा कि मरियम नवाज साहिबा जो हैं काफी अरसे से खामोश हैं, पहले उनके ट्वीट्स आते थे, इस वक्त भी वही सियासी सूरत हाल है जिसमें आप तमाम चीजों की निशानदेही कर रहे हैं। तो पहले मरियम नवाज साहिबा जो है भरपूर हुकूमत के खिलाफ ट्वीट्स करती थी, अब खामोशी। देखिए वो जब, और दूसरा यहाँ नवाज शरीफ की सेहत के हवाले से भी फरमाएगा कि अब क्या भविष्य। देखिए नवाज शरीफ साहब भी क्वारंटाइन में है, और उनके लिए इंतहाई निगहदाश्त के जो प्रोटोकॉल्स हैं वो रखे जा रहे हैं, और वहाँ डॉक्टर्स की सजेशन पे, चूँकि वहाँ पे बरतानिया में भी कोरोना से काफ़ी ख़तरा पैदा हुआ, तो उनका जो हार्ट का प्रोसीजर है उसे पोस्टपोन किया गया, लेकिन वहाँ उनका जो इलाज है उससे कदरे उनकी तबीयत बेहतर है पाकिस्तान के मुकाबले में, और यही वजह है कि उन्हें बाहर भेजा गया था कि वहाँ पर इलाज की बेहतर सहूलत है। अब बदकिस्मती है कि पीटीआई वाले ये समझते हैं कि जी वो लंदन में मियाँ साहब उस तरह की हालत में क्यों नहीं जिस तरह के सर्विसेज हॉस्पिटल में थे। भाई उनको बाहर ले जाने का मकसद ही ये था कि उनकी तबीयत स्टेबलाइज हो, उनको बेहतर इलाज की सहूलत मिल सके, और उससे वो कदरे बेहतर हैं, लेकिन अभी भी डॉक्टर्स मुतमिन नहीं कि वो मुकम्मल तौर पे सेहतयाब हैं। मरियम नवाज साहिबा जो हैं वो बिल्कुल पार्टी के क़यादत को कह चुकी हैं कि जहाँ पर भी मेरी ज़रूरत होगी मैं किरदार अदा करूँगी। जब वो पहले किरदार अदा करती थी तब एक इंतखाबी मुहिम कह लीजिए या एक मुल्क के अंदर एक मोबिलाइजेशन कैंपेन थी। जब कोई ऐसा मरहला आएगा जब राब्ता अवाम की ज़रूरत होगी तो ज़रूर वो अपना किरदार अदा करेंगे। कि आप कहते हैं कि जी 18वीं आईनी तरमीम जो है अगर आपने उसमें तरमीम करवानी है तो आप नैब और कानून को तब्दील कर दें या खत्म कर दें। सवाल देखिए मुस्लिम लीग नून पहले भी वाजे कर चुकी है, और मैं फिर कहूँगा कि नैब के कानून में और 18वीं तरका ना कोई ट्रेड है ना कोई लिंक है, दोनों अलहदा कानून है और इनका मुस्तकबिल एक दूसरे से वाबस्ता नहीं है। 18वीं तरमीम में जो सूबाई खुद मुख्तारी दी गई है उसने पाकिस्तान में 60-70 साल से जो सूबाई खुद मुख्तारी का मसला था उसे हल किया है। लिहाजा इसको हाथ लगाने का मकसद ये होगा कि हम दोबारा इस मुल्क के वफाक की बुनियादों को कमज़ोर करेंगे। मुस्लिम लीग नून किसी ऐसी साजिश का हिस्सा नहीं बनेगी जिससे सूबों के हकूक़ पे डाका डाला जाए। दूसरी बात, नैब का कानून हम किसी किस्म की रियायत नहीं मांगते। हम हुकूमत के काले कानून का मुकाबला कर रहे हैं, करते रहेंगे। नैब के कानून में हुकूमत जो तरमीम करना चाहती है वो उसकी अपनी मजबूरी है, क्योंकि ना पाकिस्तान का बिजनेसमैन इस कानून के होते हुए कारोबार करने के लिए तैयार है और ना पाकिस्तान का कोई अफसर किसी फाइल पे दस्तखत करने के लिए तैयार है इस काले कानून की मौजूदगी में। तो अगर मुल्क को चलाना है तो इस कानून को आइन और कानून के तकाज़ों से हम आहंग करना खुद हुकूमत की मजबूरी है, हम उसे कुछ नहीं कहते। ऐसे साहब ये बता दें कि ईद के बाद जो है आपके पार्टी सदस्य समेत जो है दीगर लोगों की गिरफ्तारियों की खबरें जो है गर्दिश कर रही हैं, किस दिन सदाकत उसके? देखिए हुकूमत, जैसे मैंने कहा कि हुकूमत की APC की गोली ऑल पर्पज़ क्योर यही है कि जब भी कोई कौमी मसला होता है कि अपोजिशन के 2-4 बंदे अंदर कर दो। और इस दफ़ा तो वज़ीर आज़म साहब ने अपनी पार्टी के भी सुना 2-3 नाम नैब को दिए हैं कि अपोजिशन को उठाने के लिए अगर मेरे भी को 2-3 कुर्बानी के बकरे अंदर कर दो तो मुझे कोई इतराज़ नहीं है।